सो आप यहाँ पे जैसे देखोगे, जैसे जैसे मेरे ईपोक्स बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी जो है एक्यूरेसी इंप्रूव होती गई है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती गई है। फिर हम बैलेंस करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे एक्चुअल में बैलेंस हो गए हैं। बैलेंस करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो, सारी क्लासेस के मेरे 1009 1009 1009 1009 हो गए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और मैं एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। मुझे इंडस्ट्री में काम करते वक्त 14 साल हो गए हैं एंड आई हैव वर्कड विद कंपनीज लाइक सैमसंग, फिडेलिटी एंड अडोबी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया एंड टू एंड डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। जैसा आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है ब्लड ग्रुप डिटेक्शन फ्रॉम फिंगरप्रिंट। ठीक है, हमेशा की तरह हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट का आइडिया, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोजेक्ट के डेमो के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद डेटा सेट हमने जो यूज़ किया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम अपने जो प्रोजेक्ट की जो बेसिकली जो मॉडल होस्ट किया उसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जुपिटर नोटबुक के बारे में बात करेंगे। और बाकी का सोर्स कोड जो है उन सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपनी किसी भी पर्पज, जैसे कि अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लर्निंग के लिए, या फिर अपने किसी कॉलेज असाइनमेंट के लिए, या फिर अपने फाइनल ईयर का जो मेजर प्रोजेक्ट होता है उसके लिए अगर आप इस प्रोजेक्ट को चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड एंड सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली मैं आपको जो है प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर सकता हूँ और उसका सेटअप भी करवा सकता हूँ आपकी मशीन के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के आइडिया के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में। आई होप कि आपको सिर्फ इतना देखने से समझ आ ही गया होगा कि प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है, लेकिन एक बार क्विकली इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप डिटेक्शन फ्रॉम फिंगरप्रिंट, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम फिंगरप्रिंट की हेल्प से ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि इसके लिए हमने एक डीप लर्निंग का मॉडल बनाया है, उसको ट्रेन किया है फिंगरप्रिंट्स के जो डेटा सेट के ऊपर, और फिर हम उसके बेसिस पे जो हम ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं। सो ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट का आइडिया है। और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने इसको सिंपल यूजेबल प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हमें क्या करना है, अब आ जाते हैं डेमो के ऊपर। डेमो के लिए हमें क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मेरा बैकएंड चल रहा है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर। मैंने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, बैकएंड चल रहा है। यहाँ पे यूआई वेब ऐप का फ्रंट एंड चल रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। जैसे नेम हो गया, आपको मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरेटिंग अ रिपोर्ट, गुड लुकिंग रिपोर्ट। जेंडर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे लेट्स से आप एज डाल सकते हैं, लेट्स से कुछ भी एज डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, अपलोड द फिंगरप्रिंट। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट अपलोड कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे मेरे पास फिंगरप्रिंट का बहुत सारे फिंगर ब्लड ग्रुप के वाइज जो है फिंगरप्रिंट्स क्लासिफाइड है मेरे पास डेटा सेट में। यहाँ पे ए नेगेटिव वाले फोल्डर में सारे ए नेगेटिव के फिंगरप्रिंट्स हैं, ए पॉजिटिव वाले में ए पॉजिटिव के, ए बी नेगेटिव एंड सो ऑन सो फोर्थ, ओ नेगेटिव वाले में ओ नेगेटिव के एंड ओ पॉजिटिव वाले में ओ पॉजिटिव वाले के। ठीक है, मैं कोई भी एक रैंडम फिंगरप्रिंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप याद रखिए कि मैंने ओ पॉजिटिव का फिंगरप्रिंट ले रहा हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट को अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मेरा उस फिंगरप्रिंट का प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिटेक्ट ब्लड ग्रुप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, नीचे जो है आपके डिटेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और आप जैसे आप देख सकते हो कितना बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेट में जो है पूरा डिटेक्शन रिजल्ट आ गया। जैसे कि आपकी किसी पेशेंट से रिलेटेड या किसी भी मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट आती है, नेम हो गया आपका, मोबाइल हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, ये जो आपने फिंगरप्रिंट दिया था, कॉन्फिडेंस इज दिस वन एंड ब्लड ग्रुप इज दिस वन। सो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप का फिंगरप्रिंट यहाँ पे अपलोड किया था। मेरे मॉडल ने भी उसको करेक्ट प्रेडिक्ट किया है, ओ पॉजिटिव ही प्रेडिक्ट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डेमो, दिस इज कम्प्लीटली अप एंड वर्किंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिटेल्स के ऊपर। नेक्स्ट डिटेल्स में हम आ जाते हैं वन बाय वन। जैसे आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने वीएस कोड में अपने पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि रूट फोल्डर को जो है बेसिकली इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे सारी जो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा सेट वाले फोल्डर के बारे में। जैसे आप यहाँ पे डेटा सेट को देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेटा सेट में क्या है कि ये मेरे
डेटा सेट है, इमेज का डेटा सेट है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि ए नेगेटिव वाले फोल्डर में वो सारे फिंगरप्रिंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। ऐसे ही ए पॉजिटिव वाले में वो सारे फिंगरप्रिंट की इमेजेस हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे रैंडमली देखोगे तो रैंडमली देखने से समझ में नहीं आएगा, सारे फिंगरप्रिंट एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बेसिकली आपके जो ऐसे ही यहाँ पे आपका बेसिकली इमेज का डेटा सेट है, फिंगरप्रिंट्स का डेटा सेट है। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट फोल्डर है वो मॉडल वाला फोल्डर है, इसके बाद उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। इससे पहले हम आ जाते हैं नोटबुक के ऊपर। नोटबुक में हम यहाँ पे हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे हमने डेटा सेट को प्रोसेस किया है, कैसे हमने मॉडल को ट्रेन किया है, क्या क्या हमारे मॉडल की क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, क्या एक्यूरेसी है, क्या F1 स्कोर है, और बाकी की सारी डिटेल्स। ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पज, ये मैंने अपने कैगल के वर्चुअल एनवायरनमेंट में जुपिटर नोटबुक को डेवलप किया था, वहीं पे मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन पे मुझे जीपीयू की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने इसको वहाँ पे यूज़ कर लिया था। इसको जुपिटर नोटबुक को मैंने वहाँ पे वो कर लिया था। लेकिन आप इसको सीपीयू वाली मशीन पे भी चला सकते हो, क्योंकि अब मॉडल जो है ट्रेन होके होस्ट हो गया है, और वो ट्रेंड मॉडल को हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, जो आप देख पा रहे हो मॉडल डॉट एच फाइव की फॉर्म में। ये एक बाइनरी फॉर्म में होता है आपका। ये बेसिकली इस फाइल को आप ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक जिप्ड लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ थिंग है, जो कि हमने यहाँ मॉडल वाले फोल्डर में होस्ट कर रखी है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नोटबुक की। नोटबुक की बात करते हैं, ये वाला फर्स्ट, सबसे पहले हम जो कैगल में हमारा ये बाय डिफॉल्ट होता है कि हम ओएस और डायरेक्टरी नेम यहाँ कैगल इनपुट फोल्डर से हम जो फाइल नेम्स को रीड करते हैं, और यहाँ पे हमने ओएस पाथ को ज्वाइन किया बेसिकली उनको रीड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ से हमारा जो शुरू होता है सही। यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली इंपोर्ट्स हैं, वो सारी लाइब्रेरीज इंपोर्टेड हैं जिनका हमने अपने ड्यूरेशन अपने इस नोटबुक में ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या डेटा क्लीनिंग या उन सब चीज़ों में हमने यूज़ किया। मेजरली आप देखोगे टेंसर फ्लो का यूज़ किया है, और बाकी की लाइब्रेरी जैसे नमपाई, सीबोन, pandas एंड सो ऑन सो फोर्थ, बाकी की लाइब्रेरी कुछ लाइब्रेरीज हैं उनको भी इंपोर्ट किया। यहाँ पे डेटा सेट का पाथ दिया है, ये भी जहाँ पे आपका रूट फोल्डर है डेटा सेट ब्लड ग्रुप वाला, जैसे यहाँ पे देखोगे। अगर आपको अपने लोकल पे रन करना है तो यहाँ पे आपको ये पाथ चेंज करना पड़ेगा। ये पाथ मेरे कैगल एनवायरनमेंट का। बैच साइज एक वेरिएबल है 32 का ही, इसका मतलब है कि हमने 32 के बैच में जो है इमेजेस को प्रोसेस किया। यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे आप स्टेप 1 में देख पा रहे हैं, लोड डेटा सेट, ये एक मेथड होता है जिसको हम हमारी केरास की यूटिल्स के अंदर होता है। ये देखिए, टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट यूटिल इम्पोर्ट इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी। ये मेथड क्या होता है कि आप किसी डायरेक्टरी से इमेज डेटा सेट को आप लोड कर सकते हो, जैसे पांडास से हम सीएसवी वगैरह का डेटा लोड करते हैं। सो हमने डेटा सेट वाले वेरिएबल के अंदर इसको लोड कर लिया है, यहाँ पे डेटा सेट का पाथ दिया, बाकी के वेरिएबल्स की वैल्यू पास करिए, ठीक है। जैसे आप लोग्स देखोगे, फाउंड 6000 फाइल्स बिलोंगिंग टू 8 क्लासेस, मतलब कि 8 ब्लड ग्रुप से रिलेटेड 6000 मेरी डिफरेंट इमेजेस हैं फिंगरप्रिंट्स की, वो फाइल्स मिली हैं। नाउ दूसरा, फिर उसके बाद सबसे पहले क्योंकि ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपना क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाहिए। क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि किस क्लास बेसिकली किस क्लास में कितने सैंपल्स हैं। मैं यहाँ पे क्लास बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्लास का मतलब है कि ए नेगेटिव मेरी एक क्लास है, ए बी नेगेटिव मेरी एक क्लास है, ओ पॉजिटिव मेरी एक क्लास है। सो बेसिकली ये मेरी क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उन क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया कि यानी कि किस फिंगरप्रिंट या किस ब्लड ग्रुप के लिए कितनी इमेजेस पड़ी है मेरे पास डेटा सेट में। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ए नेगेटिव वाले के लिए मेरे पास सबसे ज्यादा 1000 फाइल्स हैं, ए बी नेगेटिव की 761 है, ओ पॉजिटिव की 852 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी की सारी अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप मेरे पास इतना डेटा सेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इसको नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें हमने क्या कर रखा है, जो ये हमने ऊपर जो नंबर्स की फॉर्म में डेटा देखा उसी को हम प्लॉट कर रहे हैं। इस वाले फंक्शन में हमने प्लॉट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा नाम से भी समझ में आ रहा है, इसमें आप बस क्लास का नेम पास कर दो, क्लास का काउंट पास कर दो। ये मेथड जो आपका एक बढ़िया सा ग्राफ प्लॉट करके दिखा देगा, जो कि यहाँ पे है।
इस मेथड को, फिर इस सेम मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। सो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा सा डेटा सेट का क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। यहाँ पे ए नेगेटिव की एक 1000 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव में नंबर ऑफ सैंपल्स का ऑलमोस्ट डबल का फर्क है, क्योंकि ये 500 कुछ है, ये 1000 कुछ है। एग्जैक्ट नहीं, बट ऑलमोस्ट डबल है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे अपने डेटा सेट को बैलेंस करना चाहिए। यानी कि बैलेंस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो जिस जिस क्लासेस के ज्यादा सैंपल हैं, हम उनको कम कर दें और सबके सेम नंबर ऑफ सैंपल ले आए। सेम नहीं तो ऑलमोस्ट इक्वल से नंबर के, जैसे दो चार ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज का वेरिएशन ठीक है, बट लार्ज वेरिएशन क्लासेस के अमंग, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है कि जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम जिसके सैंपल ज्यादा हैं उसके कम कर दें, वो होता है अंडर सैम्पलिंग। दूसरा तरीका होता है ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जिसके कम है उसके सैंपल रिपीट करवा दो और उतने ही बनवा दो जितने की सबसे ज्यादा वाली क्लास के हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे अंडर सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं। रीजन बिंग की, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट ऑलरेडी एक लिमिटेड सा डेटा सेट है, उसमें से भी अगर हम कम कर देंगे तो फिर हमारा क्या मॉडल ट्रेन होगा, हमारा मॉडल ही ऐसा अच्छा ट्रेन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग का फिर यहाँ पे मेरा जो है फंक्शन टू ओवर सैम्पल है क्लास। सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने डेटा सेट ऊपर बैचेस की फॉर्म में बेसिकली वो प्रोसेस करने के लिए हमने वो किया था। तो हम पहले सबसे पहले उसको अनबैच करते हैं। अनबैच और बैच बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझ लिए, बैच का मतलब हो गया एक छोटा सा ग्रुप बना देना। अनबैच का मतलब हो गया उसको उस ग्रुप को वापस से खोल देना, मतलब कि अनटाई कर देना, एक सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने डेटा सेट को अनबैच किया है। अनबैच करने के बाद फिर मैं एक पर्टिकुलर क्लास जिसके डेटा सेट्स को जिसके सैंपल्स को हम ओवर सैंपल करना चाह रहे हैं, उसको फिल्टर करेंगे कि भाई हमें कौन सी क्लास के डेटा से उसको वो करना है। वो हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर द डेटा सेट फॉर ए स्पेसिफिक क्लास, उसका डेटा सेट वो कर लिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेपिटेशन नीडेड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए कितने और नए सैंपल बढ़ाने हैं। जैसे कि यहाँ पे रफली यहाँ पे जैसे ओ पॉजिटिव के मेरे पास 850 सैंपल हैं, और यहाँ पे मैं अगर 1000, नो नहीं, मैं 1000 मान रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे ए नेगेटिव के मेरे पास 1000 सैंपल है। तो मुझे यहाँ पे रफली 250 250 के आसपास सैंपल और बढ़ाने पड़ेंगे। तो सॉरी, 150, 150 और के आसपास सैंपल बढ़ाने पड़ेंगे, तब मेरे इसके बराबर सैंपल हो जाएंगे। मतलब कि ओ पॉजिटिव वाले क्लास के सैंपल फिर ए नेगेटिव वाली के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा हम बाकी की सारी क्लासेस के लिए करेंगे ताकि हमारे सैंपल सेम हो जाए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है और सैंपल है क्लास। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीट फैक्टर निकालते हैं। रिपीट फैक्टर मतलब कि हमें कितने बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे हमने रिपीट फैक्टर निकाल लिया, और फिर उस पर्टिकुलर क्लास डेटा सेट को हमने रिपीट कर दिया, और उस रिपीटेड डेटा सेट को फिर हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। अब इस सेम फंक्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया है उसको हम नीचे कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने उसको कॉल किया है, ये देखो ओवर सैंपल है क्लास। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस, अब यहाँ से हमारा बैलेंसिंग का काम शुरू हो गया। बैलेंसिंग का काम, डेटा सेट को बैलेंस करने के लिए हमने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई, और फिर जो हमारा डेटा सेट था हम उसके ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं और ओवर सैंपल करते जा रहे हैं ऊपर वाले मेथड के हिसाब से। और वो ओवर सैंपल इस वाली लिस्ट में अपेंड कर देते हैं। अपेंड करने के बाद फिर हम जो कंबाइन कर देते हैं, डेटा से बैलेंस डेटा सेट को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद चेक द बैलेंस्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम बैलेंस करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे एक्चुअल में बैलेंस हो गए हैं। बैलेंस करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो, सारी क्लासेस के मेरे 1009 1009 1009 1009 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने अपने डेटा सेट को बैलेंस कर लिया यहाँ पे। बैलेंस उसी को फिर मैंने यहाँ पे बैलेंस करने के बाद फिर कई बार क्या होता है कि जो डेटा सेट का फॉर्मेट ये फॉर्मेट जो होता है 32 64 64 बेसिकली, जो साइज होता है वो आपका गड़बड़ हो जाता है। तो उसको बस एक क्रॉस चेक करने के लिए मैंने कुछ 10 सैंपल्स को यहाँ पे प्रिंट करवा के देखा है, वो सबका सेम आ रहा है, तो विच मीन्स करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद अब हमें क्या करना है,
हमारा डेटा सेट अब बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के बाद हमें इस डेटा सेट को डिवाइड करना है। डेटा ट्रेनिंग के लिए कुछ हम रखेंगे, कुछ वैलिडेशन के लिए रखेंगे, कुछ टेस्टिंग के लिए रखेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैलेंस डेटा सेट है उसको अनबैच किया सबसे पहले। अनबैच करने के लिए हमने ट्रेनिंग का साइज निकाला, वैलिडेशन का साइज निकालना, कि हमें कितना कितना वो करना है। ट्रेन रेशियो हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर डिफाइन किया होगा, ट्रेन रेशियो जो है मेरा, या मैंने शुरू में ऊपर डिफाइन कर रखा होगा, बेसिकली 0.7 है, और वैलिडेशन रेशियो मेरा जो है 0.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग का साइज निकाल लिया। उस डेटा सेट में से फिर मैंने बेसिकली 70% जो है मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग वाले डेटा सेट में रख लिया, 20% मैंने यहाँ पे रख लिया। और ये देखो, ये वैलिडेशन टेस्ट डेटा सेट है विच इज ऑफ सेम साइज ऑफ ट्रेन साइज। ये फिर मैंने वैलिडेशन डेटा सेट है, और ये मेरा टेस्ट डेटा सेट है। ठीक है, ये करने के बाद फिर से मैंने उसको रीबैच कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसको बैचेज की फॉर्म में प्रोसेस करूंगा बाद में। उसको वो कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने, अगर मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊं तो मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट साइज इतने सैंपल हैं, मतलब मैंने अब मेरे डेटा को बाइफरकेट कर लिया। ट्रेनिंग डेटा सेट में मेरे इतने सैंपल हैं, वैलिडेशन में मेरे इतने हैं, और टेस्टिंग डेटा सेट में मेरे इतने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। अब हमारा डेटा से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। हम अब क्या करेंगे, हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली एक सिक्वेंशियल मॉडल बेसिकली हम क्रिएट कर रहे हैं, CNN मॉडल आप समझ सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक सिक्वेंशियल मॉडल क्रिएट किया। सबसे पहले कन्वोल्यूशन की लेयर, उसके अंदर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन रेलू है। पैडिंग हमने सेम रखी है, ये हमारा इनपुट साइज है जो हम इनपुट दे रहे हैं। 64 इमेज की विड्थ है, 64 इमेज की हाइट है, हाइट विड्थ एंड नंबर ऑफ चैनल्स। RGB इमेज में 3 चैनल्स होते हैं। ठीक है, हर इमेज में 3 चैनल होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पास किया है। उसके बाद फिर हमने पूलिंग अप्लाई करी है। उसके बाद फिर हमने ड्रॉप आउट किया। ड्रॉप आउट हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने मॉडल को ओवर ट्रेन होने से बचा सकें। तो हमने यहाँ पे 0.3 का मतलब है 30% का हमने ड्रॉप आउट कर दिया है। उसके बाद फिर से हमने नेक्स्ट लेयर में हमारा सेम है। यहाँ पे हमारे 32 न्यूरॉन थे, यहाँ पे हमारे 64 न्यूरॉन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है डेंस होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 64 न्यूरॉन हो गए, और हमने ड्रॉप आउट भी बढ़ा दिया। फिर हमने और डबल कर दिया, 128 न्यूरॉन हो गए, और ड्रॉप आउट हमने 0.4 ही रखा। फिर से हमने हम नेक्स्ट लेयर में हमने अपने न्यूरॉन बढ़ा दिए, और मैक्स पूलिंग करी, और ड्रॉप आउट उतना ही रखा। फिर से हमने बढ़ा दिए। तो हमारा डेंस ले बेसिकली हमारा न्यूरल नेटवर्क, जैसे जैसे हम आगे प्रोपगेट करते जा रहे हैं, फॉरवर्ड प्रोपगेट कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है डेंस होता जा रहा है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन करने के बाद हमने जो है डेंस लेयर में, लास्ट वाली लेयर में इतने रखे हैं। और फिर हमने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, एक्टिवेशन के लिए यहाँ लास्ट लेयर में हमने सॉफ्ट मैक्स को रखा है। और यहाँ पे हम मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजर एडम रखा है। लॉस फंक्शन हमने स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन रखा है। और मैट्रिक्स हमने रखी एक्यूरेसी। यहाँ से फिर हम मॉडल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते हैं। और ये फिर हम मॉडल का ऑब्जेक्ट बेसिकली इस मेथड को कॉल करते हैं, तो मॉडल का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इस मॉडल को हम यूज करेंगे। अब यूज करने से पहले हमने दो कॉलबैक्स यूज किए हैं। कॉलबैक्स क्या होते हैं कि वो हमारी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में हमारे काम आते हैं। एक पहला है रिड्यूस LR, कॉल बैक टू रिड्यूस द लर्निंग रेट व्हेन वैलिडेशन लॉस प्लेटूज। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका मॉडल जब ट्रेन हो रहा होता है, तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर प्लेटू बनने लग जाता है ना, प्लेटू मतलब एक बिल्कुल सेम लाइन सी आने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, लर्निंग रेट को डिक्रीज कर देते हैं। लर्निंग रेट डिक्रीज करने से क्या होता है कि हमारा मॉडल और बेसिकली अच्छे से ट्रेन होने लग जाता है। और फिर हमारा मॉडल जो है ज़्यादा टाइम लेता है, लर्निंग रेट कम होती है, टाइम ज़्यादा लेता है, और अच्छे से ट्रेन होने लग जाता है। फिर हमारा मॉडल जो है और ज़्यादा लर्निंग करने लग जाता है। ठीक है, और ये हमने उसके लिए यूज़ किया है कि अगर हमारी, ये वो वाला कॉल बैक है, रिड्यूस LR ऑन प्लेटू। ये अगर हमारे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अगर हमारा वैलिडेशन लॉस का प्लेटू बनने लग जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली उस टाइम पे कॉल हो जाएगा। उस ये क्या करेगा, ये कर देगा आपकी लर्निंग रेट को कम। किससे कम कर देगा? 0.5 के फैक्टर से कम कर देगा। लेट से हम शुरुआत में 1 से शुरू कर रहे हैं, फिर मान लो ये ट्रिगर हो गया, तो ये 0.5 कर देगा। दूसरी बार ट्रिगर हुआ तो 0.5 का फिर से आधा कर देगा, यानी 0.25 कर देगा। ऐसे करता रहेगा। ठीक है,
पेशेंस 3 है, यानी कि वेट फॉर 3 इपोक्स विदाउट इंप्रूवमेंट बिफोर रिड्यूसिंग एलआर। ये 3 इपोक्स का वेट करेगा, अगर लगातार 3 इपोक्स में हमारी इंप्रूवमेंट होनी बंद हो जाती है तो उसके बाद ये जो है वो कम कर देगा, आपका जो लर्निंग रेट को जो है कम कर देगा। और बिल्कुल मिनिमम लर्निंग रेट इतनी जा सकती, इससे कम नहीं जा सकती। ऐसे ही अर्ली स्टॉपिंग, अर्ली स्टॉपिंग का क्या है, टू स्टॉप द ट्रेनिंग व्हेन वैलिडेशन लॉस डज नॉट इम्प्रूव। अच्छा, ये लर्निंग रेट कम करने के बाद भी फिर भी हम मिनिमम तक पहुंच गए लेट से, फिर भी हमारा जो है वो ट्रेनिंग लॉस जो है इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या एक्यूरेसी इम्प्रूव नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, अर्ली स्टॉपिंग कर देंगे, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जीपीयू है, सीपीयू है, वो अननेसेसरी ना चल यूज होते रहे। ठीक है, ये हमारे कॉल बैक्स यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं। इनको हम मॉडल की जब ट्रेनिंग करते हैं तब पास करते हैं। जैसे यहाँ पे हाई एक्यूरेसी मॉडल का जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनने बनाया था, ये वाला जो था यहाँ पे हाई एक्यूरेसी मॉडल, अब इस मॉडल को मैं फिट कर रहा हूँ यानी ट्रेन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ट्रेन डेटा सेट पास किया, वैलिडेशन डेटा सेट पास किया, 15 इपोक्स तक हैं, और कॉल बैक से मेरे रिड्यूस एलआर और अर्ली स्टॉप, ये दो वाले ऊपर फंक्शन मैंने जो डिफाइन किए। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेरे ट्रेनिंग के लॉग्स आ गए हैं। तो जैसे आप देखोगे, जब शुरुआत में, जब पहली इपोक से जब ट्रेनिंग शुरू होती है, मेरी एक्यूरेसी इतनी थी, यानी कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी इतनी है, 13% है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी इतनी है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे जाते गए, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती गई, जैसे 19 हो गई, फिर 42 हो गई, ऐसे ऐसे एक्यूरेसी बढ़ती गई। आपको यहाँ देखने से शायद ना भी उतना समझ में आए, मैं नीचे ग्राफ दिखाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी 93% तक गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पे फिट होने के बाद हमने उस अपने मॉडल को इवेल्युएट किया है, मॉडल को इवेल्युएट करने के जो मैंने अभी आपको बताया था वो डिटेल्स है। अब जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 सेकंड का थोड़ा ज़्यादा टाइम लूंगा। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे मॉडल की ट्रेनिंग हुई है, इसमें आप जैसे देखोगे, ये मेरी ऑरेंज वाली वैलिडेशन एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाली ट्रेन एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप यहाँ पे जैसे देखोगे, जैसे जैसे मेरे ईपोक्स बढ़ते गए वैसे वैसे मेरी जो है एक्यूरेसी इंप्रूव होती गई है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती गई है। और आप देखोगे कि वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है बेसिकली मेरे ट्रेन एक्यूरेसी से भी थोड़ी अच्छी चली गई है, यानी कि मेरी वैलिडेशन एक्यूरेसी अराउंड 90% या उससे अबो है, और ट्रेन एक्यूरेसी मेरी रफली 85% के आसपास है, 2 4 5% का डिफरेंस है। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर हम हमारा हमें लगता है कि हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद हम कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपने मॉडल को इवेलुएट करते हैं कि हमारे मॉडल का स्कोर क्या आया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या आई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कैसा लग रहा है, वो सारी डिटेल। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वो प्रोडिक्शन किया है, और प्रोडिक्शन करने के बाद हमने यहाँ पे उसको वो किया है, बेसिकली अपने डिटेल्स को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे, ये मेरी वेटेड माइक्रो एवरेज है, वेटेड एवरेज है, बाकी की सारी डिटेल्स हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, और ये मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये मेरा प्रेसिजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है। तो अगर आप देखोगे, ये क्लास वाइज है और ये ओवरऑल है। मतलब ये जैसे ए पॉजिटिव के लिए मेरा प्रेसिजन 0.98 था, रिकॉल मेरा 0.93 था, F1 स्कोर मेरा 0.96 था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी है, मतलब ये क्लास वाइज है, ये ओवरऑल है। तो मेरी एक्यूरेसी 93% है, और बाकी की डिटेल जो माइक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज वो भी 93 के आसपास है। तो अगर आपकी ये वाली वैल्यू है ना, ऑलमोस्ट सेम से बैंड में है, 93 92 वट एवर, लाइक सेम सेम से बैंड में है, तो आप समझ जाना कि हाँ, आपकी मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सारी डिटेल सारी वैल्यू जो है ऑलमोस्ट एक सिमिलर एक रेंज के अंदर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिर अपनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करवाई थी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो हम प्रेडिक्ट कुछ वैलिडेशन या टेस्ट डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन करी है, उसको पे वो किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डायगनली जो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रही हैं, दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट की ये सारी करेक्ट प्रेडिक्शन है, और जो डायगनल के उस साइड या ऊपर साइड या नीचे की साइड है, ये इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है। सो इसको पढ़ने का कैसे तरीका होता है, यहाँ पे आपके ट्रू
ट्रू है, यानी कि एक्चुअल में क्या था, और मॉडल प्रेडिक्टेड में क्या है कि मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया। तो लेट्स से एक्चुअल में ओ नेगेटिव था और मॉडल ने ए पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, ऐसी कितनी वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। तो मतलब ऐसा एक भी केस नहीं है जब हमारी एक्चुअल वैल्यू ओ नेगेटिव थी और मॉडल ने उसको ए पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दिया हो। ठीक है। और अगर मैं इस सेल को रीड करके बताऊं, इस सेल का मतलब है एक्चुअल में बी नेगेटिव था और 5 बार ऐसा हुआ है कि मेरे मॉडल ने उसको ए नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ऐसे पढ़ सकते हैं। अब फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स करने के बाद, ये सारी चीज करने के बाद हमने मॉडल को सेव कर लिया है, और मॉडल को सेव H5 फॉर्मेट में सेव करने के बाद फिर हमने जो है इस मॉडल वाले फोल्डर में इस फाइल को जो है सेव्ड मॉडल को यहाँ पे होस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये हमारा हो गया जुपिटर नोटबुक का सारी राम कहानी। ठीक है। सारी राम कहानी होने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अब बैकएंड के कोड के ऊपर, app.py पे। बैकएंड के कोड में क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा फ्लास्क को इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करके सेव किया है उसको लोड कर रहा हूँ। ठीक है। ये मैंने पाथ भी दिया हुआ /model/model डॉट एस फाइव, इसका पाथ दिया है। और यहाँ पे मैंने जो इमेजेस में जो लेता हूँ फिंगरप्रिंट की, इस फॉर्मेट में आ सकती हैं, PNG, JPG, JPEG या फिर BMP। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्री प्रोसेस करता हूँ, क्योंकि हम इमेज को भी डायरेक्ट मॉडल को नहीं देते हैं, उसको एरे की या फॉर्म में वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिर देते हैं। तो यहाँ पे वो वाला कोड है। उसके बाद जो है app.route में यहाँ पे मेरा index.html, यानी कि बाय डिफॉल्ट जब मेरा फ्लाश सर्वर चलेगा तो रूट डायरेक्टरी यानी कि रूट URL पे मेरे ये index.html फाइल लोड हो जाएगी, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में कवर करूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे /predict है। /predict में बेसिकली आपका क्या है कि ये एक API, पोस्ट API का रेस्ट पोस्ट API का एंड पॉइंट है। पोस्ट टाइप का मेथड है, रेस्ट API है। इसके ऊपर ये प्रेडिक्ट वाला मेथड कॉल होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी फ्रंट एंड से जो फाइल आती है, यानी कि फिंगरप्रिंट की इमेज जो आती है, हम उसको पहले गेट करते हैं। गेट करने के बाद उसको हम प्री प्रोसेस करते हैं, बेसिकली उसको सेव करवा लेते हैं इस अपलोड्स वाले फोल्डर में। यहाँ पे हम सेव करवा लेते हैं। ठीक है। सेव करवाने के बाद उसको प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस करने के बाद हम मॉडल को दे देते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। मॉडल हमें यहाँ पे प्रेडिक्शन देता है। ये मॉडल ने हमें प्रेडिक्शन दे दी। प्रेडिक्शन देने के बाद फिर हम यहाँ से प्रेडिक्शन की क्लास निकालते हैं। क्लास निकालने के बाद फिर हम उसको जेसन फॉर्मेट बना देते हैं उस बेसिकली रिस्पॉन्स को, और फिर हम सेंड कर देते हैं। अगर कुछ एक्सेप्शन हो तो एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं। अब मैं अगर इसका है ना आपको इस पे पोस्टमैन पे इस API का /predict वाली API का टेस्ट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या है कि आप मेरा इस URL पे मेरा सर्वर चल रहा है, और /predict मेरा इस API का एंड पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये पोस्ट और पोस्ट टाइप की यहाँ पे ये है। मैंने URL दिया, यहाँ पे पोस्ट मेथड सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरा फॉर्म डेटा, बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा, यहाँ पे मैं अपनी फाइल देता हूँ। फाइल देने के बाद मैं अगर इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जेसन का रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है। जैसे मैं अगर सेंड करता हूँ तो ये मेरा जेसन का रिस्पॉन्स आ गया। जेसन के रिस्पॉन्स में इसमें क्या है कि मैं एक बार और, जैसे मान लो कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एक रैंडम सेलेक्ट कर ली ओ पॉजिटिव की। ओ पॉजिटिव की सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर सेंड करता हूँ, ये देखो मेरा फिर से यहाँ पे वो आ गया। ओके, तो यहाँ पे मेरा इसका रिस्पॉन्स आ गया था। अब मैं अगर किसी एक दूसरी फाइल के साथ भी सेलेक्ट चेक कर लेता हूँ, लेट्स से ये मेरा ओ पॉजिटिव का मैंने चेक किया था। मैं रैंडमली लेट्स से एक ए नेगेटिव का सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ पे देखो मैंने ए नेगेटिव का फिंगरप्रिंट सेलेक्ट किया है। मैं ए नेगेटिव का मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं जैसे ही सेंड करता हूँ, और तो ये आप यहाँ पे देखो ये मेरा रिस्पॉन्स भी जो है अपडेट हो गया। तो प्रेडिक्टेड लेबल इज ए नेगेटिव, प्रेडिक्टेड क्लास इज दिस वन, दिस इज द कॉन्फिडेंस। ओके। सो ये हमारी हो गई रेस्ट API की टेस्टिंग भी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फ्रंट एंड के कोड के ऊपर। फ्रंट एंड के कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे सिंपल ही मैंने रखा है। यहाँ पे जो आपका CSS या HTML कोड है, मैं वो सारी डिटेल्स नहीं कवर करूँगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच इजी। बहुत ही एक क्विक सिंपल चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, ये है जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, ये स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर जो ये एक फंक्शन है प्रीव्यू फिंगरप्रिंट। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही हम आपका इसकी इमेज को अपलोड करते हैं, जैसे यहाँ से यूज़र UI पे अपलोड करता है, जैसे चूज करता है, तो यहाँ पे जो ये प्रीव्यू बन के आता है ना,
जो ये प्रीव्यू बन के आता है, ये जो प्रीव्यू बनता है, ये वाला फंक्शन, ये वाला जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, वो इसका काम है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से वो फाइल इनपुट लेगा, फाइल इनपुट लेने के बाद वो फाइल लेगा, फाइल को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले कर देगा एज एन इमेज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा फंक्शन है सबमिट डिटेल्स का। इसमें क्या है कि हम जो बाकी की हमने जो डिटेल ली है और जो फिंगरप्रिंट लिया है, हम उनको रीड करते हैं, और जो हमारा फॉर्म डेटा का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फॉर्म डेटा के अंदर जो हमारी फिंगरप्रिंट वाली फाइल है उसको पास कर देते हैं, और जो हमारा स्लैश प्रिडिक्ट वाला एपीआई एंड पॉइंट था वो फैच करते हैं। बेसिकली यहाँ से हम उसको, उस एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। और फिर जो हमारा उसका रिस्पॉन्स आता है उसको जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और उसको फिर हम यहाँ पे डिटेल्स में टेबल की फॉर्म में दिखा देते हैं। रिजल्ट टेबल बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, यहाँ पे जैसे नेम में नेम आ जाएगा, मोबाइल ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और अगर इसमें कहीं पे एरर आता है तो हम वो कैच करके वो एरर दिखा देते हैं, एन एरर कड प्लीज ट्राई अगेन। सो ये हमारा कोड हो गया इसका। उसके बाद जो है और ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐप डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी में जो हमारी हमने जो लाइब्रेरीज को यूज़ किया उनके वर्जन्स डिफाइंड हैं। रीडमी फाइल में बेसिकली इसके स्टेप्स डिफाइंड है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन, आई थिंक अ गुड डिटेल फॉर्मेट। सो अगर फिर से अगर आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी पर्पज़ के लिए चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर या डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, और पिन कमेंट्स में भी आपको मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आई कैन हेल्प यू विद द सोर्स कोड एंड द सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।